तो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है डास्क लिब्रो पर। तो हमारे सामने सॉल्यूशंस का यानी कि विलियन का 12वां प्रश्न है और 12वां प्रश्न कह रहा है कि हेनरी का नियम तथा इसके कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोग लिखिए। कि हेनरी का नियम क्या है और इसका कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोग जो हम अपनी डेली लाइफ में या फिर लाइफ को बेटर बनाने के लिए जो अनुप्रयोग करते हैं। तो पहली बात तो ये कि जब अपन अनुप्रयोग लिखेंगे तो अनुप्रयोग हमें वही लिखने हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है। तो हेनरी का नियम क्या है? हेनरी का नियम द्रवों में गैस को घोलना है। हेनरी का नियम एक लाइन में क्या बताता है कि आप द्रव के अंदर गैस को घोल रहे हो। तो यहाँ जो द्रव हैं वह विलायक की तरह कार्य करते हैं और जो गैस है वह बिले की तरह कार्य करती है। ठीक है, यानी कि गैस की मात्रा कम है। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक पात्र है। ठीक है, मैंने ओपन कंटेनर लिया है और चाहो तो आप क्लोज ले सकते हो। तो इस पात्र में कोई द्रव है, लेस से जल, और अब हम चाहते हैं कि इस पात्र में CO2 को घोला जाए। CO2 क्या है? गैस। CO2 को घोला जाए। तो हेनरी का नियम क्या कहता है कि जब गैस घुलेगी तो गैस को घोला जाएगा तो प्रेशर लगाना पड़ेगा। बोलो भाई, गैस डायरेक्टली घुलेगी तो है नहीं, और जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा उतना टेम्परेचर भी बढ़ेगा। इसलिए आपको जब भी हेनरी का नियम लगाना है तो टेम्परेचर को स्थिर करना पड़ेगा। बोलो भाई, अगर आप स्थिर नहीं करोगे टेम्परेचर को, क्योंकि हम जानते हैं PV = nRT, सो P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अगर आप लगाओगे गैस को घोलने के लिए तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, या अपन कह सकते हैं गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। और गैसों की गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण क्या होगा? मॉलिक्यूलर स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वापस से गैस अवस्था में जाने की कोशिश करेंगे। तो अब हमारे सामने समस्या ये है कि एक तो तापमान को स्थिर किया जाए और दाब लगा करके नहीं इस गैस को इस जल के अंदर या द्रव के अंदर घोला जाए। अब यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस गैस को घोलने से रोकने के लिए कार्य करेंगे इस विलयन के ऊपर। तो ऐसा क्या किया जाए जिससे ये घुल जाए? अब हेनरी का नियम सिंपल सा ये कहता है कि ये जो गैस की कितनी मात्रा, हेनरी का नियम समझाना क्या चाहता है? वह समझाना चाह रहा है गैस की कितनी मात्रा घुलेगी, गैस की कितनी मात्रा घुलेगी। अब यहाँ पर जो हमने द्रव लिया है और इस मात्रा को निकालने के लिए, क्योंकि हम द्विअंगी विलयन की बात कर रहे हैं, द्विअंगी का मतलब केवल 2 कंपोनेंट्स हैं इस सॉल्यूशन के अंदर और कोई तीसरा कंपोनेंट अवेलेबल नहीं है। तो कितनी मात्रा घुलेगी यह डिपेंड करेगा इस गैस के वाष्प दाब के द्वारा। बोलो भाई, यह वाष्प दाब तो हमने लगाया है, यह दाब तो हमने लगाया है। अब होगा क्या? और इस मात्रा को निकालने के लिए जो हम वैल्यू यूज करेंगे वह वैल्यू यूज करेंगे मूल अंश। तो होगा क्या बेटा जी कि जैसे ही इस पात्र के अंदर हम दाब लगाकर इस गैस को घोलेंगे, क्या करेंगे? घोलेंगे। आशा करता हूँ कंडीशंस आपको समझ में आई होंगी कि हमें ताप स्थिर करने की क्यों ज़रूरत है और बाकी कार्य करने की क्यों ज़रूरत है। तो जैसे ही हम इस गैस को घोलेंगे तो घोलने पर क्या होगा, क्योंकि गैस की गैसीय अवस्था है किसी भी विलय की, जो हम यहाँ हेनरी के नियम में पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा कि ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं घुलने के बाद बाष्पशील होने के कारण इस विलयन में से उड़ करके गैस या वाष्प अवस्था में चले जाएंगे। किस में चले जाएंगे? वाष्प अवस्था में। और जब ये वाष्प अवस्था में जाएंगे उस समय यह वाष्प क्या करेगी? इस विलयन के ऊपर दाब लगाएगी। बोलो भाई, ये जो मॉलिक्यूल है जो वाष्प अवस्था में चला गया है, ये किसके ऊपर लगा रहा है दाब? बोलो भाई, इसी विलयन के ऊपर दाब लगा रहा है। तो ये जो ऊपर गैस का मॉलिक्यूल गया है वह क्या करेगा? वह जो द्रव अवस्था में घुली हुई गैस है, द्रव अवस्था में
घुली हुई गैस को वाष्प अवस्था में आने से रोकेगा। बोलो भाई, बात समझ में आई नहीं आई? वाष्प अवस्था में आने से रोकेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या लगा रहा है, ये वाष्प दाब लगाएगा वाष्प अवस्था में, तो यह भी मॉलिक्यूल क्या करेगा, यह भी हमारा दाब लगाएगा, और जब दाब लगाएगा तो वाष्प अवस्था में जाने से इसको रोकेगा। अब रोकने से फ़ायदा क्या हुआ भाई? हमको तो फ्री का दाब मिल गया, गैस खुद ब खुद हाँ हमारे लॉ को सपोर्ट कर रहा है। तो ये हेनरी क्या कहता है कि इस गैस के मॉलिक्यूल के द्वारा लगाया गया वाष्प दाब, ध्यान से सुनना, इस गैस के मॉलिक्यूल के द्वारा लगाया गया वाष्प दाब समानुपाती होगा किसके? जितनी गैस घुली है, और जितनी गैस घुली है उस मात्रा को अपन नाप रहे हैं मोल अंश से, कि इस गैस के द्रव में कितने मोल अंश उपस्थित होंगे, या इस विलयन में गैस के कितने मोल अंश होंगे, वह निर्भर करेगा इस गैस के मॉलिक्यूल के द्वारा लगाया गए वाष्प दाब पर। बोलो, सिंपल सी बात है, ठीक है ना? क्योंकि अब फोर्सेस जो हमारे अगेंस्ट काम कर रही थी इस स्थिति में, वह हमारे सपोर्ट में काम करने लगी हैं। तो हम क्या कहेंगे, P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और जब अपन प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे या समानुपाती का साइन हटाएंगे तो हमें यहाँ एक स्थिरांक मिलेगा, और इस स्थिरांक को अपन बोलते हैं हेनरी स्थिरांक। और हेनरी स्थिरांक से बहुत सारे प्रश्न आपके IITs और नीट में पूछे जाते हैं, ठीक है भाई? तो अब लिख लें एक बार कि भैया क्या है क्या नहीं है, बात आपको समझ में आई? हेनरी का नियम क्या कहता है? हेनरी का नियम पहली बात द्रवों में गैस को घोलने के बारे में बात करता है। यहाँ गैस विलेय के रूप में काम कर रही है और द्रव विलायक के रूप में। अब कितनी मात्रा गैस की घुलेगी, ठीक है ना, यही मात्रा हम इस नियम के द्वारा फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो दो तरह के दाब हैं, एक तो वो जो वायुमंडलीय दाब है या हमारे द्वारा लगाया गया दाब है। यह दाब हमारा टेम्परेचर पर निर्भर करता है, इसलिए हमें तापमान को स्थिर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैसों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। पहली बात ये क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि जैसे ही यह वाष्प अवस्था से किस में जाएगा, विलयन के अंदर जाएगा, तो क्या होगा, क्योंकि इसकी वाष्पीय प्रकृति है, कैसी है, वाष्पशील गैस है, इसलिए इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो किस अवस्था में आ जाएंगे, वाष्प अवस्था में आ जाएंगे। अब चूंकि कंटेनर हमारा बंद है, इसलिए क्या होगा, यही मॉलिक्यूल जो वाष्प अवस्था में आया है वापस से दाब लगाने लग जाएगा, किस पर, इस द्रव की सतह के ऊपर। और जब इस सतह के ऊपर दाब लगाएगा तो ये क्या करेगा, और जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनको वाष्प अवस्था में आने से रोकेगा। व्हाट इज़ द मोटिव ऑफ दिस? टू स्टॉप दैट ऑल द मॉलिक्यूल्स टू ट्रांसफ़र इनटू दैट वेपर स्टेट। बोलो, अब ये क्या कह रहा है कि द्रव में कितनी गैस घुली, यह डिपेंड कर रहा है इस बात पर कि इस गैस के द्वारा लगाया गया वाष्प दाब कितना है, और यह समानुपाती है मोल अंश के। तो P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और ये x किसका मोल अंश है, इस घुली हुई गैस का, या आप कह दो विलेय का। तो हम कहेंगे P A इज़ KHX। बोलो भाई, यहाँ KH क्या है, हेनरी स्थिरांक, ठीक है? तो पेपर में आपको क्या लिखना है, पेपर में लिखना है आपको हेनरी के नियम अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस का वाष्प दाब वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P उस विलयन में गैस के मोल अंश x के समानुपाती होता है, उस गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। अर्थात P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, P इज इक्वल टू KHX। यही हेनरी का नियम है। देखो भैया, अनुप्रयोग क्या है? पहला तो आपकी डेली लाइफ में है, जैसे सोडा जल एवं शीतल पेय में
CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर बंद किया जाता है। दूसरा अनुप्रयोग क्या है? अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब सतही स्थानों से कम है, अतः इन जगहों पर आरोहकों के रुधिर एवं ऊतकों में ऑक्सीजन की सांद्रता निम्न हो जाती है। इसके कारण आरोहक कमज़ोर हो जाते हैं तथा एनोक्सिया के लक्षण प्रकट होते हैं। देखो, एनोक्सिया एक बीमारी है। क्या होगा कि अधिक ऊंचाई पर O2 का आंशिक दाब कम है, ठीक है ना। तो अब जब आंशिक दाब कम है तो क्या होगा कि वो रुधिर के अंदर घुलेगी नहीं तो हमें सांस लेने में दिक्कत आएगी। तो क्या होगा, हमारे ब्रेन को कम ऑक्सीजन पहुंचेगी तो फिर हम बेहोश होंगे। बेहोश होने के बाद में कुछ देर बाद ऑक्सीजन की कमी से हमारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसी बीमारी को एनोक्सिया कहते हैं, बहुत सारे लोगों में देखने को मिलती है, ठीक है। और तीसरा एक और अनुप्रयोग है, गहरे समुद्र में अधिक बाहरी दाब के कारण गोताखोर की श्वास के साथ ली गई वायुमंडलीय गैसों की विलेयता रुधिर में बढ़ जाती है। जब गोताखोर सतह की ओर आते हैं तो बाहरी दाब कम होने के कारण गुलूही गैसें बाहर निकलती हैं, जिससे रुधिर में नाइट्रोजन के बुलबुले बन जाते हैं, जिससे कोशिकाओं में अवरोध उत्पन्न होता है, जिसे बैंड्स कहते हैं। इससे बचने के लिए तनु की गई हीलियम का प्रयोग किया जाता है। तो देखो, होता क्या है कि जब आप समुद्र के नीचे जाते हो तो नीचे जाने पर जो नेचर में प्रेजेंट है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और CO2 वगैरह जो गैसेस हैं वो आपके रुधिर के अंदर घुलने लगती हैं, क्योंकि दाब बढ़ गया है। और दाब बढ़ने की वजह से क्या होगा कि
ये जो नाइट्रोजन है वो अधिक मात्रा में घुल जाएगी, और अधिक मात्रा में घुलने के बाद में जब आप वापस से सरफेस पर आओगे तो सरफेस पर आने पर क्या होगा कि जो नाइट्रोजन के जो रुधिर की सेल्स हैं उनके अंदर बुलबुले बन जाते हैं, और बुलबुले बनने से बहुत ज़्यादा पीड़ादायक स्थिति हो जाती है। ठीक है भाई, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर।